स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्लास 11th फर्स्ट लेक्चर एम्बार्क के लिए फिजिक्स। देखो इस लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग। इस लेक्चर में अभी क्लास 11th का स्टार्टिंग है, स्टार्ट किया जस्ट हमने। तो क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है हमको, क्लास 11th में हमको क्या क्या पढ़ना है सारा थोड़ा ब्रीफ देखेंगे। क्लास 11th में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ते हैं, कितना सिलेबस, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन टाइप का आता है। एक्चुअली में पढ़ना है हमको, पढ़ाना है पहले कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स पढ़ते क्यों है, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद क्लास 11th का सिलेबस डिस्कशन करना है। सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करना है कि क्लास 11th में कितना आपको पढ़ना है, कौन सा पार्ट होता है, मैकेनिक्स होता है, वेव्स होता है, सारा कुछ डिस्कस करना है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से, और फर्स्ट चैप्टर अपना होगा यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड चैप्टर वेक्टर। और मैकेनिक्स को लगभग 3-4 महीने में, 3 महीना लगेगा मैकेनिक्स ख़त्म करने में। काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है, 6 से 7 क्वेश्चन जेई मेंस में। मैकेनिक्स क्या होता है? सब बताते हैं, बस सुनते जाइए। डाउट आए लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फिजिक्स क्या होता है। इतने दिन से फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो, मैकेनिक्स तो बाद में आता है। फिजिक्स क्या होता है पहले ये बताओ, किसको क्या लगता है फिजिक्स क्या होता है। किसी को ये आइडिया है कि हम स्टार्ट किसी करें। चीज में मूवमेंट होती है तब उसे फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं। मूवमेंट किसी चीज में होती है तो मूवमेंट होती है तो फिजिक्स कहते हैं, ऐसा। अच्छा, तो फोर्स का डिफिनीशन हो गया भाई, हाँ पुश और पुल पढ़े थे। हाँ हाँ, या फोर्स फोर्स हो का गया वो। डिफिनीशन भी यहाँ पे, वो भी पूरा नहीं है तुम्हारा। आगे बोलो कोई। और किसी को आता है क्या कुछ, जो भी बोलना है बोल दो। बोल दो। बिंदास बेझिझक होके बोलो सब लोग, जिसको जो आता है अपना बोलो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बना लिए, फर्स्ट क्लास है तो आगे भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम इतना मेहनत करके लिख ही चुके हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ। धरती है, अर्थ है, उस पे ढेर सारे इवेंट्स होते रहते हैं। ढेर सारे इवेंट्स कौन कौन से होते रहते हैं। इन दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट कॉल्ड अर्थ देयर हैपन ए लॉट ऑफ इवेंट्स। और ये सारे इवेंट हमारे आसपास होते रहते हैं। जैसे बिजली चमकना या थंडरिंग, जो भी देखो तुम। कोई लड़का दौड़ रहा है, लाइट किसी प्रिज्म से पड़ रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं, रेनबो का बनना। वो वाटर ड्रॉपलेट से रेनबो का बनना, लाइट के बाद स्कैटरिंग। फिर बहुत सारा कुछ, सारा फिनोमेना जितना कुछ होता है। अगर कोई बॉल है मान लो, एक एग्जांपल से फील दिलवाते हैं। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से उसको, उसने बॉल आगे ऊपर फेंका, ऊपर फेंका हाथ से, बॉल ऊपर फेंका ऊपर की तरफ। ये बॉल गया ऊपर, और बॉल फिर आगे नीचे। ये नीचे गिरा बॉल आके, मान लो ये ग्राउंड का लेवल है, जमीन है। ये बॉल गया ऊपर, माइक ऑफ कर लेना सब प्लीज। बॉल गया ऊपर, और बॉल आके जमीन पे गिरा। जमीन पे क्यों गिरा, फिनोमेना कहते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरा, बहुत बढ़िया। तो ये फिनोमेना ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर है क्या, इस सबको कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिक्स में ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ से गया तो इसका अगर वेलोसिटी कुछ होगा, तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है। ये ग्रेविटेशन आया कहाँ से, किस बला का नाम है। फिर नीचे गिरते गिरते उसका कितना वेलोसिटी हुआ, ये भी पढ़ेंगे। मतलब कि जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है कि बॉल ऊपर जा रहा है और नीचे गिर रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है वो भी पढ़ेंगे। और कितने स्पीड से नीचे गिर रहा है वो भी पढ़ेंगे। ये प्रिज्म है,
ये प्रिज्म से लाइट पास करने पे वो स्कैटर कर रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है क्लास 12th में ऑप्टिक्स या 9th 10th में भी सब पढ़ चुका होगा इसमें। तो क्यों हो रहा है वो पढ़ेंगे। साउंड वेव है या स्ट्रिंग वेव है, एक स्ट्रिंग है, रस्सी मान लो, इस पे अगर एक वेव गया ऊपर, ऐसे 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 एक तरफ से झटका दिए तो दूसरे तरफ जग गया, उसका एनालिसिस पढ़ेंगे क्यों क्यों गया, क्योंकि फोर्स लगा है। फोर्स किस मतलब कि एनर्जी कैसे ट्रेवल किया इसमें, इस रस्सी में या इस रोप में, और दोबारा हाथ पे एनर्जी कैसे आया, एनर्जी का क्या लॉस हुआ, सब पढ़ना है। मान लो एक बहुत नेचुरल सा एग्जांपल, थंडरिंग, बिजली क्यों चमक रहा है, ये सब 9th 10th में सब पढ़ चुका है। इसका कोई इक्वेशन से लेना देना नहीं है, बट सारा फिजिक्स एक्सप्लेन करता है इसको। ठीक है, अब फिजिक्स में बाहर का तो दिख नहीं जाता है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लो कि बाहर कुछ हो रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ईंट रखा हुआ है मान लो जमीन पे, तो ये यहीं पे क्यों रखा हुआ है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आगे पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, जिसके चलते ये, तुमने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई अगर वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें अगर वो चलता है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है या रखा हुआ ही है, ये रेस्ट में ही है। इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो बहुत आसानी से नहीं जाता है आगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे, कोई एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पे ही आगे जाता है। तो क्यों, फ्रिक्शन के कारण। तो हम देख रहे हैं कि कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है और कौन कौन सा, कैसे फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स में हम सीन इवेंट तो देख ही रहे हैं, इवेंट कैसे हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, जो अनसीन लॉजिक है, उसको भी देखेंगे, कौन कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है। सारा कुछ लॉजिकली डिराइव्ड है, रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। केमिस्ट्री जैसा या मैथ्स जैसा, मैथ्स मैथ्स में भी रटने वाला चीज़ नहीं है, केमिस्ट्री जैसा रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। फिर मेरी गो राउंड है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है, मान लो कि लट्टू टॉप, कोई देखा है रोटेट करते हुए, कोई नचाया होगा बचपन में, ऐसा ऐसा कुछ, ये रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। ये रोटेट क्यों करता है, अगर रोटेट कर रहा है फिर रुकता कैसे है, सारा कुछ। मेरी गो राउंड या झूला बचपन में देखे होगे, वो गोल घूमता है तो हम बाहर बाहर की तरफ क्यों, फिर मतलब कि हम पे बाहर की तरफ क्यों फोर्स लगता है, हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपना हो गया। फिर बच्चा अगर कोई, हम चल क्यों पा रहे हैं, फ्रिक्शन, हम चल क्यों पा रहे हैं। फिर आगे इसमें फ्रिक्शन में पढ़ेंगे कि ये मतलब कि रोड्स बैंक्ड क्यों होते हैं, रोड्स तिरछे क्यों होते हैं, जो रेस वाले रोड्स होते हैं, रेस वाला जितना रोड होता है वो तिरछा होता है। मान लो कुछ अलाइनमेंट पे फ्रिक्शन पे कुछ, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, सॉरी, ऐसा एंगल पे हम लोग मतलब कि रखते हैं, मतलब कि रेसिंग ट्रैक को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज भाग सकें। भाग रहे हैं उसके पीछे भी लॉजिक है। फिर साउंड या वेव हो गया, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। फिर 12th में हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब अनसीन इफेक्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को दिखता नहीं है, इमेजिनरी है। मैग्नेटिक फील्ड भी किसी को दिखता नहीं है, इमेजिनरी है। करंट भी किसी को दिखता नहीं है, इमेजिनरी है, बट सबका यूज है। सब लोग घर में बिजली यूज कर रहे हैं, लाइट सबका जल रहा है, पंखा सबका चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो हमारे धरती पे कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं हमारे आसपास, जिन्हें हम या तो देखते हैं या तो एक्सपीरियंस करते हैं। इसको देख रहे हैं या एक्सपीरियंस किसको कर रहे हैं, लाइट आ रहा है, लाइट जल जा रहा है, एक क्लिक करने पे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन बहुत सारे आंसर्स का क्वेश्चन क्या है, द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस का आंसर, बहुत सारे आंसर्स हमें फिजिक्स में मिल जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिलके इन सारे आंसर्स को खोज लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री में सेल पढ़ें तो केमिकल एनर्जी, फिजिक्स में पढ़ें कैसे उसको
मतलब कि मानो पोटेंस किसी ऊपर से पानी गिरा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहा होगा, तो सेल का पोटेंशियल एनर्जी का, फिर दोनों का वैसे इंटर रिलेट करके फिर उसमें मैथ्स का इक्वेशन लगा तुम्हारा सॉल्व करने में। मान लो एम जी वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम है तो उसमें मैथ्स लगा सारा कुछ निकालने में। तीनों सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट करके सारा कुछ बहुत कुछ पढ़ते हैं हम लोग। क्लास 11 12 में क्या पढ़ना है उसको भी देखेंगे। फिजिक्स क्या है अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को डेफिनीशन चाहिए फिजिक्स का, और इसमें हम फिजिक्स में ये बोलते हैं कि हम एटॉमिक लेवल पे भी बात करते हैं। अगर मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर है 12th में, एक पूरा का पूरा सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स नाम है उसका, तो उसमें एटम्स का बात करते हैं। एटम्स पे कौन सा एटम कहाँ गया तो कितना एनर्जी, अगर एटम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो कितना एनर्जी, एक ट्रांजिशन हो रहा है एटम का तो कैसे हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसके कारण एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, बस इतना समझो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब क्या है, ऐसे ही बोल दिया समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा बीटा गामा रे, ऐसे उस लेवल पे बात करते हैं, बस एक फील दिलाने के लिए। 12th के एंड में है वो। अभी तो मैकेनिक्स है जो अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरा सेक्शन अगर कर लिया तो मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब फिजिक्स का किसी को डिफिनीशन लिखना है तो सिंपल सा डिफिनीशन सब जगह चलता है, वही सब जगह चलाओ। स्टडी ऑफ नोट्स बनाते जाओ अगर हो सके तो। स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, नेचर और यूनिवर्स का स्टडी एंड वेरियस इवेंट्स हैपनिंग इन इट, या वेरियस वेरियस इवेंट्स, समझ तो गए ही हो, अपने से डिफिनीशन भी लिख सकते हो। वेरियस इवेंट्स अकरिंग इन इट, जो हो रहा है, अकरिंग इन इट, अकरिंग इन इट इट्स कॉल्ड फिजिक्स। मेरे तरफ से फिजिक्स का डिफिनीशन लिख दो, किसी और के वजह से कुछ और भी होगा। स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, उसके बाद स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स, नेचर और यूनिवर्स का स्टडी, एंड वेरियस इवेंट, बहुत सारे जो इवेंट हो रहे हैं नेचर में, अकरिंग इन नेचर, अकरिंग इन इट, नेचर में और यूनिवर्स में जो जो इवेंट अकर कर रहे हैं, अकर का स्पेलिंग है OCCUR, अकरिंग इन इट इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स एंड वेरियस इवेंट्स अकरिंग इन इट। ठीक है, माइक ऑफ कर लो भाई। ठीक है, रिकॉर्डेड आएगा, फिर से देख लेना। अगर कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। एक बात और लिख सकते हो जो हम हमेशा याद रखते हैं, फिजिक्स फिजिक्स एक्सप्लेन्स, फिजिक्स एक्सप्लेन करता है सीन एज वेल एज अनसीन इवेंट्स, सीन एज वेल एज अनसीन इवेंट्स। माइक ऑफ कर लेना जिसका भी है। अनसीन इवेंट्स, सीन इवेंट तो सब दिख ही रहा है, रोटेशन हो रहा है। अनसीन इवेंट में क्या हो गया, फोर्स लग रहा है, जैसे ये देखो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, तो दोनों को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स। ये 2 पॉइंट लिख सकते हो स्टार्टिंग फेज में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। फिजिक्स क्या है हमको पता लग गया, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। अब क्लास 11th में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। प्लीज प्लीज माइक ऑफ कर लो यार प्लीज, इतना बोलना ना पड़े किसी को। क्लास क्लास 11th का फिजिक्स है तुम्हारा, फर्स्ट क्लास है, सिलेबस डिस्कशन। तो पहला सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स। अब कोई पूछ रहा था हमसे कि मैकेनिक्स का डिफिनीशन बता दीजिए, तो कुछ नहीं है लगा इसमें क्या बोलते हैं, ऐसे समझो इसको कि इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ, वी स्टडी अबाउट, जिसको लिखना है तो लिख लो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स,
मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या है, स्पेसिफिकली 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 उसमें फोर्स का डिस्कशन करते हैं। मैकेनिक्स में स्पेसिफिकली फोर्स का डिस्कशन करते हैं, कौन सा फोर्स किस पे कहाँ लग रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, तो लिख सकता है। मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स स्पेशली फोर्स, इतना ही लिखो, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें चार मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, चार सेक्शन हम बना दिए हैं। मैकेनिक्स, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो बता देते हैं, अभी वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला है यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखो यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, फिजिक्स में नया नया चैप्टर पढ़ेंगे, नए नए चैप्टर में नए नए टर्म्स आएंगे, सबका नया नया यूनिट होगा। जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का है एम्पियर, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, वो भी बताएंगे। और नया नया कुछ आ गया, मतलब कि मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हो, के आ गया। और फिर बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, रोटेशन पढ़ रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टॉर्क आ गया। तो इन सब का यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली सब पढ़ ही लेंगे यहीं पे, टॉर्क वगैरह सब का। और दूसरा है वेक्टर, नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे कि यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई भी क्या बोल सकते हैं यूनिट है, जैसे फोर्स है तो उसका सिर्फ डायमेंशन है और मैग्नीट्यूड दोनों है तो वेक्टर है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में अभी। फिर काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, 1D में पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहे हैं। 1D में पढ़ेंगे मतलब एक ही डायमेंशन में, एक्स एक्सिस में जा रहा है तो एक्स ही एक्सिस में। 2D में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, जैसे बॉल को तीर से 45 एंगल से फेंक दिया, 45 डिग्री एंगल पे बॉल को फेंक दिया, तो ऊपर भी जाएगा बॉल और फिर वैसे 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 नीचे आएगा। ये एक्स एक्सिस इसको माने और इसको वाई एक्सिस माने। फिर सर्कुलर मोशन है, अगर कोई बॉडी सर्कल में जा रहा हो, मान लो कि ये सेंटर है, अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है या नॉन यूनिफॉर्म घूम रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का थोड़ा सा डिस्कशन है बस। फिर वर्क पावर एनर्जी है इसमें, पांचवा चैप्टर का नाम, पॉजिटिव निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। जितना सारा फोर्स लग रहा है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसके कारण कुछ ना कुछ वर्क होगा, वही वर्क निकालेंगे। वर्क अगर होगा तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, उसको भी निकालेंगे। पांचवा चैप्टर आपका वो हो जाएगा। हम ऐसे ही ब्रीफ में चल रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, एक बेसिक आइडिया मिल जाए। फिर सेंटर ऑफ मास, बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई भी बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मैकेनिक्स में उसको, मतलब कि मान लो कि बहुत बड़ा सा चट्टान है और उस दो चट्टान रखा हुआ है, तो उस पर मैकेनिक्स का लॉ लगाने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, गोल है मतलब एक रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम सेंटर पे होगा, वैसे ही सेंटर ऑफ मास कई सारे ऑब्जेक्ट्स का निकालेंगे। जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं सिलेंडर है, उसका सेंटर ऑफ मास, कोई भी मतलब एक फ्रेम दिया हुआ है, स्क्वायर फ्रेम पे चार ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चार अलग अलग, डिस्क्रीट में भी निकालेंगे, इंटीग्रेट करके भी निकालेंगे, सारे तरह से निकालेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास, उसमें वैसे निकालेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सारा कुछ। फिर सातवां चैप्टर है रोटेशनल मोशन। अब इस पे हमको कुछ कहना है, अगर ये छः चैप्टर जिसका अच्छा है, ये छः चैप्टर जिसका अच्छा है वो सातवें चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेगा। छः चैप्टर जिसका अच्छा है वो सातवें चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेगा। इसका बेसिक भी अगर किसी को क्लियर है, उतना ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इसके नहीं लगाया है, तो सातवां चैप्टर अच्छे से वो कर लेगा। सेवन चैप्टर रोटेशनल मोशन, इसमें सारा कुछ बेसिकली ये मैकेनिक्स है ना, इसमें अगर तुम फोर्स लिखना सीख गए, कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे, मान लो ये पुली है, एक पुली है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इधर लटका हुआ है। अब पुली क्या है वो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, अभी बाद में बताएंगे। तो मान लो दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे सोचो, दो ऑब्जेक्ट ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है या स्प्रिंग से बांधा हुआ है, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास का क्या होगा ये,
फिर अगर ये पुली है, अगर ये फ्रेम है, समझ में कैसे नहीं आ रहा है, देखो मान लो ग्लास लो और ग्लास में रस्सी बांध दो गोल वाला ये पे, और ग्लास को ऐसे रख दिए हैं, आधा ग्लास पीछे है, अब बोर्ड पे आधा ग्लास दिख रहा है, एक तरफ से दूसरा पत्थर लटकाओ और एक तरफ से दूसरा पत्थर लटकाओ, और मान लो कि इसका मास 7 kg है और इसका मास 2 kg है, तो ये वाला नीचे आएगा और क्या बोलते हैं, ये फिक्स्ड है कहीं पे, मान लो ये कहीं पे फिक्स्ड है ये ग्लास तुम्हारा, जिसको हम पुली बोल रहे हैं, ये ग्लास घूमते जाएगा, ये 7 kg वाला इधर नीचे जाते जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये 6 चैप्टर जिसको क्लियर होगा, ये वाला 6 चैप्टर, और 7वां चैप्टर भी अच्छे से करके ले जाएगा। और 7वां चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कहो कि ये 6 चैप्टर आसान है तो ये भी आसान है, नहीं तो ये बहुत टफ है। लास्ट लास्ट तक जेई के सॉरी, लास्ट लास्ट तक जेई के एग्जाम तक रुला देगा ये 7वां रोटेशनल मोशन। फिर बोर्ड का तैयारी करने लगते हैं लोग इसको देख के। हम डरा नहीं रहे हैं, बेसिकली अगर ये बेसिक तुम्हारा क्लियर है तो पूरा फिजिक्स तुमको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, सारे में फोर्स का डिस्कशन है ही। तो यहाँ से तो 8 क्वेश्चन फिक्स्ड है ही, अगर वहाँ पे कोई अगर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में भी अगर क्वेश्चन को टफ करना हुआ तो वहाँ पे मैकेनिक्स घुसा देगा। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसका डिस्कशन इतना ब्रीफ हो गया, 7 चैप्टर है इसमें, इसको कवर कितने दिन में करेंगे, कवर कितने दिन में करेंगे? इंस्टीट्यूट में इसको 3 से 4 महीना लगाते हैं कवर करने में, हम लोग भी अच्छा खासा टाइम देंगे इसको, ये समझ में आया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, इसमें एस एच एम यहाँ पे समझो, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, आगे चलें, नया पेज। दूसरा हमारा यूनिट था, क्या था? वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, सीधा लिख लो, ओके। वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, यहाँ पे 3 चैप्टर आता है। पहला आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या है बताते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है, ऐसे 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 ऐसे, उस पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, अभी बेसिक इतना ही समझो। मान लो ये यहाँ पे था, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा दिया, तो ये नीचे आएगा, जितना फोर्स लगेगा, फिर और उतना नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर और उतना ऊपर जाएगा। ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट है, ये नीचे आएगा, जितना फोर्स लगा, फिर यहीं पे आएगा दोबारा, फिर यहाँ ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा। ऐसे ये वाला मोशन होते रहेगा, स्प्रिंग आगे पीछे होते रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ना है, किसी को फिर से समझ में ना आया हो तो। एक स्प्रिंग है, मान लो ये छत से लटका हुआ है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लगा दिए, मतलब कि इंस्टेंट उसको पुश कर दिए, तो मान लो कि ए डिस्टेंस नीचे आया, फिर वही स्प्रिंग ए डिस्टेंस ऊपर जाएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो स्प्रिंग लेके देख लेना, और फिर ए डिस्टेंस उतना ही और ऊपर जाएगा, फिर उतना ही और नीचे आएगा, कब तक आते जाते आते जाते रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। यही एसएचएम में इसका पूरा एनालिसिस कर देंगे। ब्लॉक में स्प्रिंग लगा देंगे, 2 ब्लॉक रहेगा उसमें स्प्रिंग लगा देंगे, 2 ब्लॉक रहेगा उसमें स्प्रिंग लगा देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन बनता है। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा तुम्हारा है ऑक्सीलेशन में, वेव्स में, ऑक्सीलेशंस में तो एसएचएम हो ही गया, वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस में दूसरा है स्ट्रिंग वेव। स्ट्रिंग वेव, अगर एक स्ट्रिंग है, एक सेकंड, कोई आया है क्या? कोई नहीं है, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, एक सिंपल सा स्ट्रिंग है, यहाँ पे यहाँ पे हमने हाथ से इसको थोड़ा सा झटका दे दिया ऊपर की तरफ, तो ऐसे 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 वेव बना के जाएगा। उस वेव का पूरा एनालिसिस पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे एनर्जी पढ़ेंगे। तो हम तुमको बेसिकली सारा ओवरव्यू दे दे रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये लेक्चर एक बार और जाके देख लेना क्या क्या पढ़ना है, फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो और समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है।
स्ट्रिंग वेव। तीसरा यहाँ पे चैप्टर जो है वो है साउंड वेव। साउंड हम लोग बोलते हैं तो हमारे मुंह से मतलब कि एक प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे मुंह के आगे, फिर वहाँ से वो जितना एयर का वॉल्यूम होता है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के टर्म में, कहीं पे कंप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा घना होता है, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन होता है, वैसे करके ट्रेवल करता है साउंड कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में। वो पढ़ेंगे, इसका पूरा इक्वेशन पढ़ना है स्ट्रिंग वेव का, एसएचएम का पूरा इक्वेशन पढ़ना है। ए बराबर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ पढ़ना है। वो सब जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ऐसा कुछ पढ़ना है। तो दूसरा हमारा हो गया वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस। तीसरा कौन सा हुआ? तीसरा है फिर एक इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा जो पढ़ना है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे दो पार्ट में, दो मॉड्यूल में बांट चुके हैं हम लोग हमारे यहाँ पे, थर्मो वन एंड थर्मो टू। थर्मोडायनेमिक्स में पहले हीट में पढ़ देख लेते हैं। यहाँ पे एक चैप्टर और आ जाएगा इसी यूनिट में, हम मान के चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें पहला होगा कैलोरीमेट्री। चैप्टर का नाम बस जान लो कि ऐसा ऐसा होता है, कैलोरीमेट्री। इसमें भी एनर्जी का ट्रांसफर देखते हैं, हीट का ट्रांसफर देखते हैं, ये सब हीट के अंदर आएगा। दूसरा इलास्टिसिटी, रबर ज़्यादा इलास्टिक है या क्या बोलते हैं, अपना आयरन ज़्यादा इलास्टिक है, ये क्वेश्चन है, ढूंढ के लाना। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तुमको कुछ इंटरेस्टिंग सा पता लगेगा, रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है, ये पढ़ना है। तीसरा कैलोरीमेट्री, इलास्टिसिटी, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर वगैरह है, और एक आध कुछ है इसमें देख लेना। ये चार, तीन चार चीज इसमें रहता है, और थर्मो वन थर्मो टू ये जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। ये भी एक बेसिक आइडिया है, इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एसएचएम को कवर करने में तो बताया ही नहीं। एसएचएम कवर करने में 10 लेक्चर, इसमें 5-6 लेक्चर, इसमें 5-6 लेक्चर। मेन मैकेनिक्स है अपना है, ये सब फटाफट कवर होते जाता है। मैकेनिक्स आता है तो सब आसान हो जाता है। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है। 4 क्वेश्चन आता है जेई मेंस में। ये भी मान के चलो कि ये सब पढ़ाने में 7-8 लेक्चर। थर्मो वन थर्मो टू, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान होता है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का आता है तो फिजिक्स का ऐसे ही आता है। वो भी 8-9 लेक्चर बहुत है इसके लिए, बहुत शान से अगर पढ़े तो, बहुत अच्छे से पढ़े तो। इतना हो गया, तीन डिस्कशन कर दिए। एक चैप्टर और आया था मैकेनिक्स में, लास्ट में पढ़ते हैं क्लास 11th में, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का ही पार्ट है, लास्ट में पढ़ाते हैं। और एक चैप्टर और है जिसके बारे में डिस्कशन करना है। तुम लोग देखोगे 11th के बुक्स में, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, TATION स्पेलिंग। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये भी अच्छा है सारा। फ्लूइड, फ्लूइड का मैकेनिक्स मतलब कि अब मान लो एक एग्जांपल देते हैं आसानी से। मान लो पानी में कोई बॉल तैर रहा है, बायन फोर्सेस पे कितना लग रहा है, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह का डिस्कशन कर रहता है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम स्पेलिंग के लिए थोड़ा बियर करना। बर्नौलीज थ्योरम, बायंसी, बायंसी सब पढ़े होंगे क्लास 9th में। इन सबको डिटेल में पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में। अगर कैपिलरी है, कैपिलरी है, एक तरफ से डालें तो दूसरे तरफ कब पहुंचेगा, ये सब पढ़ना है। कैपिलरी एक तरफ से पानी डालें, फिर पानी का फ्लो, अगर एक टैंक रखा हुआ है, इसमें एक छेद है, तो ये कितने दिन में, कितने देर में, यहाँ पे पूरा मैकेनिक्स लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं मैकेनिक्स पूरा अच्छे से आना चाहिए। फिर एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। ऐसे तो ये 11th में, इसको 10 लेक्चर में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है ग्रेविटेशन। क्लास 11th का ही चैप्टर है, कंसिडर किया जाता है, बट हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्लास 12th का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी बोल लो, हम इलेक्ट्रोस्टैट्स बुलाते हैं। इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने में लगभग 17-18 लेक्चर लगाते हैं तबीयत से, लंबा चैप्टर है। तो यहाँ पे भी मान लो हमारा 12 लेक्चर लग रहा होता है, ऐसे क्लास 11th में पढ़ते हैं तो।
लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं ना, ये 3 से 4 लेक्चर में आसानी से इसी के एनालॉजी से ख़त्म हो जाता है। इसी के एनालॉजी से ख़त्म हो जाता है ये वाला, इलेक्ट्रोस्टैट्स की एनालॉजी से ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाता है। अब बोर्ड के एग्जाम में उतना कुछ खास पूछता भी नहीं है, क्लास 11 का कौन सा बोर्ड होता है, बहुत कम ही जगह होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ये था क्लास 11th के सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन। और फिजिक्स क्या है उसके बारे में जाने, क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स। अभी तक जितना ही पढ़ते आ रहे थे वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ जब एक नया शुरुआत कर रहे हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिजिक्स क्या है फिर से जान लो, रिडिफाइन करो अपना डिफिनीशन, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, सारा कुछ बताया गया तुमको। अगर कोई बंदा है, ये वाला एग्जाम्पल तो सबको पता ही होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ये वाला बंदा कार में बैठा हुआ है, ब्रेक मार दिया तो आगे, ब्रेक अगर ट्रेन में लग गया तो पीछे की तरफ। मोटरसाइकिल पे कोई बैठ के एक्सपीरियंस किया होगा, जल्दी से डिस्क ब्रेक मार दिया होगा, अगर लग गया होगा तो पीछे की तरफ, तो ब्रेक मार दिया तो आगे की तरफ, सॉरी। ठीक है, फिर प्रिज्म वगैरह का डिस्कशन किया, थंडर क्यों होता है, फिर सीन इवेंट और अनसीन लॉजिक दोनों का डिस्कशन, हम लोग क्यों दौड़ रहे हैं, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का डायग्राम है। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन वहाँ पे बना नहीं रहते अच्छे से साउंड का, वो यहाँ पे देख लो, ये पूरा एक ही है, लेकिन साउंड का तो एक जगह पे कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। ये वाला देखना, ये वाला ब्लैक वाला अगर दिख रहा हो तो। ऑप्टिक्स में डिस्कशन है फिर क्लास 12th में। अट्रैक्शन रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैट्स में आ गया। फिर स्टार्ट किए कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में भी यूनिट एंड डायमेंशन 7 चैप्टर है, अच्छे से करना है तभी रोटेशनल समझ में आएगा। फिर बाकी सब वेव्स एंड ऑक्सीलेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यहाँ पे अलग कर दिए थे, वहाँ पे हीट ट्रांसफर, इलास्टिसिटी, कैलोरीमेट्री वगैरह का डिस्कशन है। थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कशन है। ग्रेविटेशन अभी छोड़ रहे हैं। तो ये था क्लास 11th का आपका फर्स्ट क्लास था, फिजिक्स क्या होता है और आपको क्या पढ़ना है क्लास 11th में। इतना था आपका फर्स्ट लेक्चर के लिए, इतना बहुत है। आगे के लेक्चर में देखेंगे और आगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।